चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, इट इज चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अगर ऐसे बात करें तो अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, अपन बेसिकली अभी यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होती है, इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है फिजिक्स। इतने समय तक तो अपन टूल्स पढ़ रहे होते हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स, जो आप पूरी 11th में पढ़ते हो। पूरी 11th में आप मैकेनिक्स ही पढ़ते हो, ठीक है बेटा। अब मैकेनिक्स की अगर अपन बात करें तो देयर आर टू ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांच है। पहली ब्रांच है काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स। और दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स। समझ लेना ध्यान से। शुरू में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं बेटा इसमें। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, क्योंकि भी वेक्टर तुम लोगों को अच्छे से आ गया तो पढ़ने में बड़ा मजा आया। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। देखो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की, मतलब स्टडी ऑफ मोशन, बिल्कुल स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी है। बट वी डोंट नो व्हाट, है ना, विदाउट नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मतलब अपने को ये पता नहीं होता कि मोशन किस कारण हुआ। जैसे आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना सीखा क्लास 9th में, तो दे कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। क्या आपको उनमें पता रहता है कि किस कारण बॉडी मोशन में आई है, किस कारण बॉडी स्टॉप हुई है? आपको कोई मतलब नहीं होता उससे। उन इक्वेशंस को जब आप यूज करते हो तो कॉज ऑफ मोशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसी ब्रांच, ऐसे ही मोशन की स्टडी जिसमें कॉज ऑफ मोशन का कोई जिक्र नहीं आए, दैट इज काइनेमेटिक्स। उसे अपन कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब अगला आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स अगेन स्टडी ऑफ मोशन। ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंप्लीट नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कारण का पूरा पता, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? डायनेमिक्स। और ये होता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स अपने क्या बेटा? काइनेमेटिक्स जो अपना चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है वो काइनेमेटिक्स है। और उसके बाद में जो भी चैप्टर है फिजिक्स में, दे ऑल आर डायनेमिक्स। वो सब डायनेमिक्स में आते हैं। समझ में आया? तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हो, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, चलो मिटा दूं। सर 1 मिनट। लिखते जाओ, नोट्स अच्छे से बना लेना बिल्कुल, है ना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए नोट्स बना। चलो बेटा मिटा दूं आप। यस सर। यस सर। अब समझ। तो ये काइनेमेटिक्स है और ये डायनेमिक्स। अब अपन पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। वी आर स्टडीइंग काइनेमेटिक्स, दैट इज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ठीक है बेटा।
तो सबसे पहले अपने पास दो चीजें, रेस्ट, ठीक है, और एक आता है मोशन। क्लास 9 में भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी का स्टेट डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, और उस ऑब्जर्वर को बार बार बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहे हो? ऑब्जर्वर की पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जहां से वो देखा जाता है। तो अगर कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, किसके साथ चेंज नहीं हो रही? टाइम के साथ। समझ रहे हैं? है ना? अपनी अर्थ पे एक ही चीज है जो कभी नहीं रुकती, दैट इज टाइम। इट फ्लोज, इट इंक्रीजेस ऑलवेज, हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, कभी नहीं होता। तो कोई भी बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो किस में? रेस्ट में, है ना? तो इफ, रेस्ट का मतलब क्या है? इफ पोजीशन ऑफ बॉडी doesn't change with respect to, ये WRT का मतलब क्या होता है? with respect to time, है ना? if position of a body does not change with respect to time for a observer, for a particular observer, बहुत जरूरी है बेटा ना, ऑब्जर्वर का पार्टिकुलर होना बहुत जरूरी है। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो x इक्वल टू 2 मीटर पर था, 2 घंटे में भी वही था, 4 घंटे बाद भी वही था, 10 घंटे बाद भी, तो वो रेस्ट पे, ठीक है। अगला कि इफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस, चेंज करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वर, then the body is said to be in motion। तब अपन क्या कहेंगे बेटा? बॉडी किसमें बेटा? मोशन में। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात समझना बेटा, क्या कि ये जो रेस्ट और मोशन होते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव का हिंदी में मतलब होता है सापेक्ष। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के सापेक्ष। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, और वही बॉडी किस में हो सकती है? मोशन में भी हो सकती है। एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। समझना, जैसे मैं समझाता हूँ ना, मतलब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो ये बस है, और ये बस है, बस के अंदर 2 ही सीट है, ड्राइवर छत के ऊपर बैठा है, समझ लो, ठीक है। इधर कोई बैठा है, ठीक है, और इधर कोई बैठा है, और इधर बाहर कोई, और वेलोसिटी बस की भी। अब ये मान लो अपना जी है, ये अपना B1 है, और ये B2 है। ऑल आईज आर ऑन जी, ठीक है बेटा। B1 और B2 की नजरें जी पर है। तो अगर B1 को बोले कि व्हाट जी इज डूइंग, तो क्या बोलेगा? कांस्टेंट है। जी इज एट, हाँ, जी की पोजीशन क्या बेटा? चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो जी इज एट रेस्ट, जी रेस्ट पर है बेटा। अगर मैं B2 को पूछूं कि आपके क्या ख्याल है जी के बारे में, तो B2 क्या बोलेगा? G is in motion. एक ही जी, एक ही ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग पोजीशन पर है और एक ही समय पर है। उसी समय पर इसको ये रेस्ट में दिख रही है, सॉरी, और उसी समय पे इसको ये रेस्ट में दिख रही है। तो ये चीज है बेटा ना। तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि एट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कई बार आ जाता है ये ना कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन एंड इन मोशन। ठीक है बेटा, ये फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत 9th में भी डिस्कस करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं।
नोट कर लो। बहुत बच्चे लेट आते हैं क्लास में, मेरे को बहुत दुख होता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, लेट हैं, इरेगुलर हैं। कल की रिकॉर्डिंग घूम गई भाई साहब, मेरे से नहीं मिल रही कल की रिकॉर्डिंग, मेरे लैपटॉप मिल जाएगी तो भेज दूंगा। सर कल आधे टाइम आपने रिकॉर्डिंग ऑफ रख रखी थी। अरे नहीं नहीं, ऑन की थी बेटा, कल ऑन थी यार। वो फाइल तो मिलती है ना जूम की, मिली नहीं, खो गई। लैपटॉप को भी साफ करना पड़ेगा, कई दिन हो गए, बहुत कुछ कर लिया इसमें। चलो मिटा दो इसको। Yes, sir. आ जाओ सवाल। तो ये बड़ा आसान है, इट इज नॉट सो टफ। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एक ही समय पर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, समझना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, है ना। जो बातें मैं अपन करते चलेंगे उनको अच्छे से समझना। वो 9th-10th वाली बात नहीं है ना, यहाँ बहुत कुछ अलग होता है और बहुत कुछ चीजें होती है जो अपने को समझ नहीं होती। देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे। देखो अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो पहले मेरे पास ये एक एक्सिस, दिस इज एक्स, ये एक एक्सिस, ठीक है, ये एक एक्सिस है ना। और एनसीईआरटी रेडी रखना इस चैप्टर से ना सारे बच्चे। ये मेरे पास ऑरिजिन 0,0, ठीक है। अपन 0,0 क्यों बनाते हैं, तीसरी जीरो क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अपन 2D प्लेन में काम करते हैं, इसलिए अमूमन अपन यही लिखते हैं, ठीक है। अब 0,0, अब ये मान लो एक पॉइंट है ए 40,0 मीटर, और ये एक पॉइंट है बी दैट इज 30,0 मीटर। ध्यान दें, अब अपने पास एक बॉडी है दैट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वही कोट कर रहा हूं, ओ टू ए, फिर मूव कर रही है वो। इसको इधर ले लेता हूं ताकि और बहुत सारी चीजें क्लियर हो। मान लो बी पॉइंट यहाँ, एंड दिस इज -10, जी, और ये बॉडी ओ टू ए गई और फिर वापस ए टू बी आ गई। तो मोशन इज फ्रॉम ओ टू ए टू बी, ठीक है बेटा। अब आप सबको पता है, यू आर वेरी स्मार्ट, सब बच्चे स्मार्ट हैं। मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस। 90 meter. 90 मीटर। 90 meters. 40 और ये 19, ठीक है बेटा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। 10 Sir, मीटर। 10 meter. 10 meters. समझना अच्छा से, सारी बातें समझ के। 10 ठीक है बेटा। अब देखना, समझना। अब अपने को सबसे पहली चीज जो अपने को सिखाई जाती है कक्षा 9वीं में, क्या कि बेटा डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, कोई डायरेक्शन है ही नहीं, हो भी नहीं सकती है। क्यों क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो देखो बॉडी किधर भी जा सकती है, और ये तो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। अरे ये सब तो पता ना बेटा, फालतू बातें अपन क्यों करेंगे क्लास। यस एक्चुअल सर। पाथ, ये एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है बेटा। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, Shortest. 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 शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के टर्म में बोलते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर, ओके। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि डिस्टेंस एस, एस लिखूंगा तो एस इज 19, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज
वेक्टर, समझना वेक्टर। अब देखना, अब आप डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, ध्यान देना कितना डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। 10 अब मीटर। समझना, 10 meters. तो आप एस वेक्टर 10 मीटर लिख रहे हो, तो क्या आप ये सही लिख रहे हो? No, देखो sir. ध्यान से समझना बेटा अच्छे से, क्या No, सही sir. लिख रहे हो? No, No, sir. तो क्योंकि ये तो वेक्टर है, तो अगर आप ये 10 मीटर लिख रहे हो तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। magnitude. Magnitude. मेरे को इसको डायरेक्शन में लिखना, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर में Minus कि 10 माइनस I एक्स cap. -10 डिस्प्लेसमेंट। I cap। -10 I cap. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट यही तो बेटा O2b, यही है O2b, तो दैट विल बी -10 I cap। अब क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आया सबको कि अपन को कैसे यूज करते हैं? Yes। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो लिख लो फटाफट। चलो बेटा, मिटा दो इसको। Yes sir। ध्यान से देखना, थोड़ी थोड़ी बातें अपन इसके बारे में सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे चीजों को। देखो क्या होता है, कैसे होता है, लेट अस सी। अब देखना, इधर देखो सारा। अब डिस्टेंस ये ऐसे करके, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सारी चीजें है ना। अच्छा, एक बात आपको पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। देख लो आप, यहां से आ गया 40, फिर 40, फिर 10, -10 था, परंतु आपने हमेशा उसको क्या किया, ऐड ही किया ना नंबर्स को। तो नंबर को आप ऐड ही करोगे तो होगा कहां से माइनस, हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस sir। हमेशा Positive। Positive. पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, अगर Maybe मान लो positive. माइनस का नंबर ज्यादा हो तो negative. नेगेटिव हो सकता है, और वापस जितने प्लस में उतने माइनस में तो जीरो हो सकता है। डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। फटाफट लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। Yes, sir. नीचे तो लिखते जाना। अब देखना, समझ देखना, तीसरी बात क्या है, देखो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो बॉडी यहां से यहां गई तो डिस्टेंस पहले था 40, फिर यहां से यहां आ रही है तो हो गया 80, फिर बढ़ के हो गया 90। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है? सर बढ़ रही है। Sir, but बढ़ रही, बढ़ रही है, समझ रहे हो, बढ़ रही है ना। अब देखना, समझना, अब डिस्प्लेसमेंट को देखना, यहां से मोशन चालू हुआ, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से बढ़ रहा, तो बढ़ गया। फिर जब ये बॉडी वापस आना चालू हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता गया, कम. कम होता कम। गया, कम होता गया, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा। Negative। समझ में आया? तो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम,
या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी। सेम कब हो जाएगी, ये बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ गई और यहाँ जाके रेस्ट पे आ गई तो फिर कांस्टेंट हो गई। लेकिन डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी, समझ रहे हो? डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज हो सकता है। और एमसीक्यू में खूब आता है बेटा। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, कभी भी टाइम के साथ डिस्टेंस क्या नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती ना, बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विथ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्टेंस कभी नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लिख लो बेटा फटाफट। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाओ अच्छे से। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में छोटी छोटी बातें ना। अच्छा एक बार बताओ, एक तो ये तो बात बताइए कि डिस्टेंस जो हो सकता है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ बात करें अपन मैग्नीट्यूड, जब भी ऐसा लिखो मैग्नीट्यूड की बात करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कई बार नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं होता। तो कई बार बच्चे ऐसे लिख देते तो हमेशा ये बड़ा होगा और बराबर हो सकता है। ठीक है, ये लिख दो, नीचे लिखते जाओ। ठीक है बेटा, अब देखो लिख लिया होगा ना, अब देखना आप समझ। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपन निकालते हैं ना आसानी से, अपने को कई जगह पता चल जाता है, कई जगह बड़ी मुश्किल होती है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। तो टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट है ना, ऑलवेज यूज, हमेशा यूज करो जो मैं बता रहा हूं आपको ना, ऑलवेज यूज डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। समझना सारे बच्चे ना, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हमेशा यूज करो, ऑलवेज यूज डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, देखना आप सारे बच्चे क्या होता है, देखो। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे यूज करते हैं। और ये देखो, ये अपने पास मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक बॉडी पहले यहां थी और यहां से चली गई यहां, तो यहाँ कोऑर्डिनेट थे उसके x1 y1 z1, मान लो z एक्सिस भी है, तीनों एक्सिस 3D में मान लो, ठीक है। और यहाँ कोऑर्डिनेट है x2 y2 z, ये कोऑर्डिनेट। और ये आपका OA OB और ये डिस्प्लेसमेंट AB इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान देना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही बता रहा हूँ, है ना, और वो जरूरी भी है देखना। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर और AB वेक्टर, अब ध्यान देना सारे बच्चे। हाँ, अपने पास डिस्प्लेसमेंट कौन है, हु इज द डिस्प्लेसमेंट? AB। वेरी गुड, हाँ AB। अब देखो, अगर मैं OA वेक्टर लिखना चाहूं तो वो आएगा x1 i कैट, y1 j कैट और z1 k कैट, आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को फटाफट। Yes, sir. और OB वेक्टर लिखना चाहूं तो वो आएगा x2 i कैट, y2 j कैट, Sorry to check that. z2 k कैट, बिल्कुल आएगा। अब मुझे AB वेक्टर लिखना है, तो अब ध्यान देना सारे बच्चे, ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल लो लिख जाएगा आपको, यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB। बोलो ट्रायंगल लो लग रहा है, इसीलिए वेक्टर पढ़ाया था मैंने। और जिन्होंने sir. वेक्टर की क्लास मिस की है ना, ब्लंडर किया उन्होंने Yes, जीरो। एनसीईआरटी में ऐसे ही है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया, देखना आप होते उड़ जाएंगे नहीं तो OA। अब यहां से अगर मैं लिखूं AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या आएगा बेटा,
ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर आएगा। OA वेक्टर। वेरी गुड। देखना, घबराना मत, क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल फेमिलियर होगा, है ना। अब अगर मैं एबी वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखना, दिस दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1 आई क्या, भाई ये इससे तो माइनस होगा, फिर ये प्लस y2 माइनस y1 j का प्लस z2 माइनस z1 k का, ये आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अब मुझे Yes. क्या चाहिए, देखो, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का किसी भी वेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था, ध्यान दें, याद करो, खूब निकलवाया, अंडर रूट। बोलो कैसे निकलवाया था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही बताया था। अब याद करो, ऐसा कोई फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा था तुमने, Yes, sir. Yes sir. और उस फॉर्मूले को क्या नाम दिया था तुमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। Formula. हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये अपन, और मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अपन ने वेक्टर मेथड से इसकी वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली। हेलो, Yes, sir. Yes sir. नोट करो। मिटा दो क्या बेटा, So wait. सर वेट। आराम से एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो रब कर दूं, Yes sir. तो दिस इज व्हाट, अब समझना है। तो ये बड़ा काम आएगा, इट इज वेरी यूजफुल, बहुत काम है, ठीक है बेटा। देख, जैसे अभी मैं क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ए बॉडी मूव्स, ए बॉडी मूव्स, बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर साउथ, नहीं 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट, 7 मीटर साउथ। पहले 3 मीटर नॉर्थ चली, 4 मीटर ईस्ट चली, 7 मीटर साउथ चली। कैलकुलेट क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ध्यान देना। और ये सब कहाँ चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहाँ पे होता है बेटा, ग्राउंड, सब ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट का काम है, मैंने आपको बताया।
बहुत आसान है, डिस्टेंस तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस की तो Sir, कोई dis- पंगा ही नहीं। 4 प्लस 3 7 सर डिस्प्लेसमेंट 4 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 4 4 रूट 2 प्लस, आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 14 14 14 40। बस ठीक, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखना ध्यान से सारे बच्चे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बॉडी कितना चल रही है, 3 मीटर नॉर्थ, चलो चला दी 3 मीटर नॉर्थ, यहां से यहां 3 मीटर, फिर 4 मीटर ईस्ट चल गई, फिर 8 मीटर साउथ चल गई, 7 ठीक है। तो अब तो देखो 7 ध्यान से मीटर। भाई, फॉलो करना, लगाना ही नहीं, अच्छा अब आपको पता भाई 8 मीटर चल गई, सर 7 मीटर 7 मीटर, ओके 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 ओके, 7 मीटर। शुरुआत में यहां से चली तो ये कोऑर्डिनेट है 0,0, ये मान लो O, ठीक है, और लास्ट में यहां पहुंची तो इसके कोऑर्डिनेट बता दो मुझे कितने, ये वाली दूरी तो 4 हो गई, यहां से यहां 4 है, और ये यहां से यहां कितनी है, यहां से यहां ये 3 है, सर ये भी 4 है। ये भी 4 है, तो कोऑर्डिनेट तो लिखने आते हैं कि 4 नहीं? -4 यस हाँ 4, -4 -4। अब समझ रहा सारे बच्चे, ध्यान से गड़बड़ मत करना। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मान लो पॉइंट ए है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ओ इज का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 4 माइनस, मैंने क्या बताया था, दिस माइनस दिस, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर -4 का, तो 16 4 16 16, समझ क्या आएगा बेटा, व्हाट विल द आंसर, 4 रूट 2 4 मीटर रूट 2 4 रूट 4√2। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये तो मैग्नीट्यूड बोला है, अगर कई बार वेक्टर फॉर्म पूछ लिया तो तोते उड़ जाएंगे, तोते उड़ने की जरूरत नहीं है, देखो क्या है, कोई वेक्टर जो मैंने बताया भाई, ये 4,4 है, तो ये 4 कौन से डायरेक्शन में, x, और -4 कौन सी है, y, तो क्या आएगा बेटा, 4i कैप -4j कैप, -4 जे कैप बोलो चमक गया कि नहीं चमक गया, बस लिख लो फटाफट लिख लो, है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इसका आंसर लिखा, हाँ, देखना 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर साउथ, ये सब स्टेप है ना, 6 मीटर नॉर्थ फिर 8 मीटर साउथ, समझ रहे हो, नहीं साउथ नहीं सॉरी वेस्ट, 8 मीटर वेस्ट, फिर चला क्या 3 मीटर साउथ, और फिर चला 4 मीटर ईस्ट, ठीक है। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, फटाफट करके बताओ, जैसे मीटिंग खत्म हो जाए सेम आईडी को दोबारा